का मोदी 3.0 का पहला बजट हमारे नए टर्म में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश को समर्पित किया। ये एक ऐसा बजट है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। पिछले 3 वर्षों से औसतन 8% विकास की दर रही है। हमारा मानना है इसी तेज गति से, और आज हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हम अगले 3.5 वर्ष लगभग के भीतर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था के आधार को, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत करता है, देश के ज्वलंत समस्याओं का समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना, कैसे लोगों का रोजमर्रा के जीवन को सरल करना, उस पर विशेष फोकस करता है। और साथ ही साथ हमारे युवा युवतियों को, हमारे गरीबों को, हमारे किसान अन्नदाताओं को, हमारी नारी शक्ति को, हर एक वर्ग की चिंता करते हुए भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाने के लक्ष्य को इस बजट के माध्यम से हम और तेज गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये विकसित भारत का जो बजट है, ये इंक्लूसिव, इम्पैक्टफुल और इनोवेटिव बजट है। इसमें विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर नजर रखते हुए 9 प्रायोरिटीज पर इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए 9 प्रायोरिटी थीम्स पर काम किया है। एक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बल देना, कैसे हमारे एमएसएमई सेक्टर को ऋण सरलता से मिल सके। 100 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए एमएसएमई को केंद्र सरकार एक विशेष गारंटी देकर उनको पर्याप्त वर्किंग कैपिटल लोन्स उपलब्ध हों। इसी प्रकार से मुद्रा लोन, हमारे युवा युवती जो अपना स्वयं रोजगार अपने पांव पे खड़ा होने चाहे, उनको मुद्रा लोन अब 10 लाख सीमा शुल्क के बदले 20 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार से 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन सेंटर्स खोले जाएंगे। क्वालिटी के ऊपर आगे चल के देश में विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे उपभोक्ताओं को भी अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, और कई बार जो विदेश से बहुत ही कम गुणवत्ता वाला सामान आता है उस पर भी हम रोक लगा सके। एक फोकस दिया गया है मेक इन इंडिया पर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स देश के अलग अलग राज्यों में बनने जा रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट के पास देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है। उसका साइज भी बड़ा है, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट भी सबसे अधिक है, और ये 12 पार्क्स में से सबसे ज्यादा अगर कोई पार्क में इंडस्ट्री की और बिजनेसेस की दिलचस्पी है, वो महाराष्ट्र के पार्क में रहेगी। ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो एनडीए शासित हो चाहे विपक्ष उनको चलाता हो, अलग अलग राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने जा रहे हैं। वर्कर्स के लिए रेंटल हाउसिंग हो, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स हो, विवाद से विश्वास 2024 की स्कीम हो, क्रिटिकल मिनरल मिशन हो, एंजल टैक्स समाप्त करके स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना हो, इनकम टैक्स में हमारे मध्यम वर्ग को, विशेषकर सैलरी क्लास को इनकम टैक्स में छूट देने की बात हो।
ये सभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हुए वित्त मंत्री ने देश के समक्ष अलग अलग विषय रखे हैं। इसी के साथ साथ नौजवानों को अनगिनत अवसर मिले उनके रोजगार के लिए, उनके कौशल विकास के लिए पीएम्स पैकेज के तहत 5 नई स्कीम्स दी गई हैं, जिसमें 4 करोड़ से अधिक युवा युवतियों को नया रोजगार का अवसर मिलेगा। 2 लाख करोड़ इन योजनाओं के ऊपर वित्त मंत्री ने रखे हैं। इसी प्रकार से जो तीसरी प्रायोरिटी रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सब जानते हैं कि आधारभूत सुविधाएं जब उपलब्ध हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया जाए तो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत होता है। 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खरीदते हैं तो 2.5 से 3 गुना मल्टीप्लायर इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर इसका होता है। 11,11,000 करोड़ सिर्फ केंद्र सरकार इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खरीदने वाली है। इसके अलावा स्टेट्स खरीदते हैं, उसके अलावा निजी निवेश होता है। तो एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च और उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो ट्रिगर होगा, ये 3.4% ऑफ जीडीपी। आज से पहले कभी भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट आजाद भारत में नहीं हुआ है। इसी प्रकार से इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में सभी देश के प्रदेशों को लाभ होगा। महाराष्ट्र में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके तहत आएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25,000 नए रूरल हैबिटेशंस को फेज 4 में कनेक्ट किया जाएगा और 2,66,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल इस बजट में उपलब्ध कराए गए। पर्यटन टूरिज्म को भी विशेष पुश देने का इस बजट ने कोशिश की है। चौथा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पर 3 लाख करोड़ रुपए अलग अलग स्कीम्स, महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी पहुंचे। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांव को, और जिसमें 5 करोड़ हमारे वनवासी भाई बहन रहते हैं, पूर्वोदय योजना से उनको भी लाभ मिलेगा। 5वीं प्रायोरिटी हमारे किसानी क्षेत्र, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और उनको आगे चल के सुरक्षित बनाना, एग्रीकल्चर रेजिलियंस को प्रमोट करना। इसके लिए लगभग 1,52,000 करोड़ का बजट कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री ने सुनिश्चित किए हैं। इसमें एमएसपी पे भी और अधिक खरीद हो, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से अब दलहन में भी और अधिक खरीद की गारंटी मोदी सरकार ने दी है, साथ ही साथ अलग अलग कॉटन हो, कापूस हो, चीनी पे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस देने का काम हो, चावल और गेहूं की खरीद हो, सभी प्रकार से किसानी क्षेत्र को सुरक्षित भी बनाना, सशक्त भी बनाना, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग को और प्रोत्साहन देने का मोदी सरकार ने निर्णय लिया है और वेजिटेबल सप्लाई चेन्स और ओवरऑल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने का काम भी इस बजट की प्राथमिकता रही है। मित्रों, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का लाभ विशेषकर महाराष्ट्र को होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोऑपरेटिव्स हैं और किसान क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से अधिक किसानों को लोन मिल सके, ये भी इस बजट का प्राथमिकता रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी क्षेत्रों का विकास, जिसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स हो। 14 बड़े शहर जिनकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक है, उसमें किस प्रकार से अर्बन डेवलपमेंट को पुश किया जाए। 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब्स
देश में शुरू किए जाए। इसी के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट हो या 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों के लिए अधिक घर देने का काम भी इस बजट के माध्यम से शुरुआत की जाएगी। आप सब जानते ही हैं कि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 3 करोड़ मुफ्त में गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को देने का भी मोदी सरकार ने निर्णय लिया है। इसी प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी 7वीं प्राथमिकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, जिससे गरीबों के घर में सोलर पैनल लगा के 300 यूनिट तक उनको मुफ्त बिजली मिले, ऐसे 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है। साथ ही साथ जो एक्सेस बिजली सोलर से बनेगी वो ग्रिड में वो बेच सकेंगे और आमदनी कमा सकेंगे। पंप स्टोरेज पॉलिसी के तहत पंप स्टोरेज को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी 24 घंटे मिल सके। एनर्जी ऑडिट एमएसएमईज का किया जाएगा 60 क्लस्टर्स में, जिससे वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़ सके और उनका निर्यात भी आगे चल के बढ़ सके। अनुसंधान के ऊपर विशेष इस बजट में बल दिया गया। 1 लाख करोड़ का प्रावधान रहेगा, जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे आने वाले वर्षों में खर्च होगा। इसी के साथ साथ स्पेस इकोनॉमी में भी 1000 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड देकर स्पेस के साथ जुड़े हुए स्टार्टअप्स को बल देने का काम ये बजट करने जा रहा है। अंत में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के तहत कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सामान्य मानवी के लिए ईज ऑफ लिविंग से हम और सरल जीवन दे सके, जन विश्वास बिल 2.0 अब तैयार किया जा रहा है। डीक्रिमिनलाइज करने के लिए अलग अलग कानूनों को हम स्टेट्स को भी बिजनेस रिफॉर्म करके, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के माध्यम से वो कंप्लायंस बर्डन कम करें, प्रोसेस प्रोसीजर्स सरल करें, डिजिटाइज करें और डेटा गवर्नेंस देश का सुधरे, उसके लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी एक कमेटी बैठी है जो फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में नेशनल पेंशन स्कीम को भी और मजबूत बनाने का काम करने जा रही है और नेशनल पेंशन स्कीम के विषयों को रिव्यू करके ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी और सुविधाजनक आगे चल के पेंशन मिले, इसके लिए पर चिंता कर रहे। मित्रों, ये बजट ने कुछ विशेष वर्ग द्वारा भी चिंता की है, जैसे हमारे जो कारीगर हैं जो बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाते हैं, उनको सस्ते में गोल्ड और सिल्वर मिले। बहनों को भी अब शादी का सीजन आने जा रहा है, मंगलसूत्र सस्ता हो, जब इसके लिए गोल्ड और सिल्वर में इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% कर दिए। इसी प्रकार पर मोबाइल चार्जर्स पर भी जो पीसीबीए लगते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह, इस पर भी ड्यूटी कम की गई है। और लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर में जो इनपुट जाते हैं उसके मटेरियल पर भी ड्यूटी कम करके विशेष सेक्टोरल थ्रस्ट भी देने का काम किया है। मैं मानता हूं कि ये बजट आगे आने वाले वर्षों में देश के अमृत काल की गाथा में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और पूरा विश्वास है एक विकसित भारत 2024 बनाने के लिए ये बजट एक स्तंभ, आधार स्तंभ के रूप में, एक आधारशिला के रूप में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न असतील तर मैं समझता हूं कि बजट एक कंटिन्यूएशन में रहता है। बहुत सारी योजनाएं बजट में रहती हैं जिसका अलग अलग प्रदेश को लाभ होता है। जैसे 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात की गई, उसमें सबसे बड़ा पार्क, सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र के पार्क में हो रहा है। इसी प्रकार से देश का सबसे बड़ा आज तक का पोर्ट वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में बनने जा रहा है 76,000 करोड़ रुपए की लागत से। कई सारी योजनाओं का जिक्र
मेरे मित्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पीछे किया, जिसमें मुंबई की मेट्रो, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो, विदर्भ मराठवाड़ा के लिए सिंचाई की योजनाएं हो, ग्रामीण रास्ते सुधार की योजना हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ जब खर्च होता है तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र इतना प्रमुख राज्य है, इतना प्रमुख तेजी से बढ़ रहा है, तो चाहे वो जॉब्स की स्कीम हो 2 लाख करोड़, पीएम की 5 स्कीम्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ जो लगने जा रहा हो, रेलवेज में 2.5 लाख करोड़ लगने जा रहा है, उसमें सबसे अधिक 15,000 करोड़ महाराष्ट्र को मिल रही है। तो हर एक बजट में हर एक राज्य के साथ जुड़ी हुई योजनाओं को विशेष उजागर नहीं किया जाता है, लेकिन मैं अपने महाराष्ट्र और मुंबई वासियों को पक्का विश्वास दिलाता हूं कि महाराष्ट्र के लिए ढेर सारी योजनाएं और अलग अलग योजनाओं में महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान इस बजट में रहा है। मुंबई महाराष्ट्र की मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। देवेंद्र जी 2014 में जो सीएम हुए उसके बाद उन्होंने 2015 में बीकेसी में आईएफएससी के लिए प्रस्ताव भेजा था और जो रिक्वायरमेंट वगैरह थी आईएफएससी करने के लिए बीकेसी में प्रस्ताव भेजा था और जो रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल की थी 50 एकड़ की उनका और बाकी सब जो जरूरी था। तो उसके बाद अभी तो वो प्रस्ताव पेंडिंग रिजेक्ट नहीं हुआ है और उसमें ऐसे तय हुआ था कि बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन एक नीचे रहेगा, उसके ऊपर आईएफएससी बनेगा। तो वो प्रस्ताव आपको ध्यान होगा, मुझे उसकी स्टेज तो विशेष मालूम नहीं है क्योंकि वो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जब हाल में आए थे और शायद 36,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स मुंबई के लिए लॉन्च किए थे। 36,000 करोड़ छोटी राशि नहीं है। उस समय उन्होंने कहा था कि उनका संकल्प है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई को और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाना, और मैं समझता हूं कि शायद हम जरूर उसको भी फॉलो अप करेंगे कि उसमें क्या प्रोग्रेस। जब से बजट सादर हुआ है तब से उसका काफी इफेक्ट है शेयर मार्केट के ऊपर, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें काफी बढ़ा किया है, टैक्सेस में बढ़ा, तो इन्वेस्टर जो है काफी टेंशन में आ चुके हैं। मतलब आपने बजट आप सबकी अच्छा और है कुछ बजट तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ऑर्डर किया, इसका भी करता हूँ, अवश्य करता हूँ। टेंशन में इसका कैसे आप आप कोई बिजनेस चैनल से है तो आप कोई बिजनेस चैनल के पत्रकार को जरूर पूछिए कि कल के दिन स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पे था। कल का दिन ऊपर नहीं गया है, रिकॉर्ड हाई पे था। मैं सिर्फ कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूं। आप सबकी जानकारी के लिए शुरुआत में जब बजट पेश होता है तब तो जो अनाउंसमेंट होती है उतना ही लोगों को ध्यान आता है। स्टॉक मार्केट बड़ी समझदार है, स्टॉक मार्केट समझती है और वो फ्यूचर के लिए क्या होने जा रहा है उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट काम करती है। आप सभी की जानकारी के लिए स्टॉक मार्केट ने नई ऊंचाई पाई है। मैं इस कार्यक्रम अभी प्रेस में आने के पहले एक स्टॉक की कंपनी है जिसका 80 वर्ष पूरे हुए हैं, उस कार्यक्रम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और विशेषकर स्टॉक और डेट के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ मुलाकात करने गया था। जो उत्साह है उन्होंने, वो समझते हैं भली बात ही कि टैक्सेस बढ़े नहीं है। 75-80% लोगों को ये जो रैशनलाइज किया गया टैक्स 12.5% लॉन्ग टर्म टैक्स, इसका लगभग 75-80% लोगों को लाभ ही होने वाला है, क्योंकि जो जल्द बेच देते हैं 1 साल 2 साल 4 साल में, उनके लिए इस नई स्कीम के अंदर बहुत टैक्स कम हो जाए। और जिनकी कमाई ज्यादा होती है, अगर 10-11% CAGR रिटर्न जिसको मिल रहा है, समझो 20 साल के बाद आज कोई बेचता है और उसको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, उनके लिए नए रेजिम में टैक्स कम हो जाते हैं। तो 75-80% लोगों को टैक्स कम हो जाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट के और जैसे जैसे लोगों ने देखा 11,11,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, 2 लाख करोड़ 4 करोड़ लोगों को स्किल देकर एम्प्लॉयबल बनाएगा, जो ग्रामीण सड़क का कार्यक्रम है, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो तेजी से विकास इस बजट के माध्यम से होगा, उस सबका लाभ भी देशवासियों को मिलेगा। और उसके कारण देश अगर तेज गति से आगे बढ़े, फिस्कल डेफिसिट मात्र 4.9% और अगले साल 4.5% पे आएगा। इन सब का लाभ देखते हुए
स्टॉक मार्केट भली बात ही जानते हैं कि उज्जवल भविष्य है उज्जवल भारत के लिए। Sir, Mamata Banerjee has left the Niti Aayog meeting. She mentioned that her mic was turned off and this is an insult to Bengal as well as regional parties. She said that only CM, that I was present, other CM was not at all present. However, this is an insult to regional parties. I am not privy to what happened over there. I am also in Mumbai the whole day. But I believe Nirmala Sitharaman ji, Prahlad ji have already responded, and the government has said that everybody was given 5 minutes to speak, and it was an auto mode that everybody had to speak in 5 minutes. No special dispensation was given to anybody. एक एक सिंगल सचिन सचिन एक मिनट सचिन लोग भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो आपको इंडिया के साथ भेदभाव कर रही है। महाविकास आघाड़ी ने तो अपना सवाल पूछने का मौका ही खो दिया। अगर उनके भी मुख्यमंत्री, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो थोड़े बहुत अभी भी राज्य उनके पास रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री जाते तो वो भी अपनी बात, अपने प्रदेश की जनता की बात, अपने प्रदेश की प्राथमिकताएं और उपलब्धियां पूरे देश के सभी नेताओं के सामने, केंद्र और बाकी राज्यों की सरकार के प्रमुखों के सामने रख सकते थे। तो मैं समझता हूं महाविकास आघाड़ी ने अपने अंतर्गृह में देखना पड़ेगा कि उन्होंने इतना अच्छा मौका खोया। आखिर नीति आयोग सभी का है, देश का है, और मैंने इसके ऊपर 2 दिन पहले ही वक्तव्य दिया था दिल्ली में कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो नीति आयोग पूरे देश की चिंता करते हैं, आखिर बजट भी पूरे देश के लिए है, ऐसे ही नीति आयोग भी पूरे देश के लिए, तो अगर वो जाते तो उनको लाभ ही होता। उन्होंने नहीं जाने से अपने प्रदेशवासियों के साथ अन्याय किया। Honorable Minister, sir, Amit Koide from Auto Part Professional, auto industry is something which is very close to you, and the company heads and people were expecting a lot of things from the budget. Continuation of policies for electric mobility was the focus area. However, that has not really happened in that. Where is the discontinuity? Everything in our policy stance remains the same. In fact, FAME scheme is an ongoing scheme. Every budget you don't mention every scheme. That is what I am amazed why people don't recognize budgets are in continuity. And this one particularly is a continuation of the interim budget that was announced 4 months ago. So this has to be seen in context with the interim budget. Both together become the budget document. And to my knowledge, this budget has given a big leg up to the electric mobility. Critical minerals mission has been announced. Critical mineral policy will be coming out soon. Deep sea mining will be encouraged as announced in the budget. And the import duty on critical minerals has also been reduced. So this budget has focused deeply on auto industry. For electric two-wheelers, anything that you Today, electric two-wheelers are an economically viable proposition. They do not require any more support. I'm in regular dialogue with them. The two-wheeler industry has confirmed to me that electric two-wheelers can compete today on its own merits based on capital and OPEX, CAPEX and OPEX both, and they do not need any government subsidy. I think in the next few years, 100% two-wheelers will become electric on their own strength, on the merit and the savings that our consumers will get. Sir, post-budget, you are coming into the financial capital from where you belong to, and you have been meeting with a lot of industrialists. What are the buzz that you are getting? The 9-point program of the center that you have just mentioned, how they are welcoming, and what are the recommendations they have made to you? And since you are coming from the North Mumbai, what can the North Mumbai do here? Every person I've talked to, literally every person, and all the comments that I've seen have recognized that this is a fiscally prudent budget. This budget has not fallen prey to trying to get into populism. This is a budget which has a long-term perspective. It has ensured the strength of the Indian economy is respected. It further strengthens the fundamentals of the Indian economy, the macroeconomic fundamentals, strengthens the base, because unless we have a strong base, we will not be able to build the edifice of Viksit Bharat in the coming 23 years.
I think by presenting this budget, Prime Minister Modi and Nirmala Sitharaman ji have demonstrated to the world that India continues to be on the path, the Amrit Kal, on the path of Viksit Bharat 2047. We'll continue to be fiscally prudent, which is necessary for a strong rupee and for low inflation, which is necessary to attract people to invest in India so that Make in India gets strengthened, jobs for our young men and women increase, and business gets a leg up. As business grows, opportunities grow. Our young men and women who come out of college will also get more opportunities. With the removal of angel tax, the startups are extremely excited. The stock market had factored in a much deeper increase in taxes, what the gentleman was saying. In fact, in most parts of the world, developed countries also, long-term capital gain tax is 20%, 25%. Even in very developed nations, we have one of the lowest long-term capital gain tax regime. So I think the world, they were expecting a much steeper increase. So they are extremely happy, and all circles have widely welcomed this budget. लास्ट उमाकांत शेवटचा प्रश्न. आप एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं, बजट में मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में अनाउंसमेंट हुई है. तो जैतापुर अपना बहुत साल से ये हुआ है, तो अभी जैतापुर या कहीं भी महाराष्ट्र में वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है क्या? उसके लिए आप प्रयास करेंगे? मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स और जैतापुर दो अलग अलग विषय हैं. मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स 50 मेगावाट से शुरू होते हैं और उनका जो टोटल पूरा साइज है वो इतना छोटा है, और अलग अलग साइज के मॉड्यूलर प्लांट्स ऐड अप करके वो प्लांट बनते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पे सेफ्टी ऐड करते हैं. आपकी जानकारी के लिए मैं हाल में ही ज़ुरिक गया. एफ्टा जो हमने नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे के साथ साइन किया शायद 10 या 12 मार्च को. उसके लिए निवेश लाना है वहां से, उसकी बातचीत करने है. तो मुझे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन की जो सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स पे काम करती है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स में. मैं समझता हूँ इसका लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी का भी लाभ होगा और क्लीन एनर्जी का भी लाभ होगा. जैतापुर में लैंड एक्विजिशन हुआ है, अरेवा का प्रॉब्लम हुआ करके वो नहीं हो पा रहा है, तो मतलब जैतापुर की लैंड अपने पास है, तो वहाँ पे नहीं तो महाराष्ट्र में वो प्लांट होने चाहिए, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलके जो विभाग है वो लोग चर्चा करके तय करेंगे. मुझे इसकी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है. सवाल है, शरद पवार जी ने एक टिप्पणी की है अमित शाह जी के ऊपर. उन्होंने कहा कि जिनको गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से तरीका किया वो देश के गृह मंत्री. शरद पवार जी यूपीए सरकार के एक अहम अंग थे. एनसीपी उनका भाग था, वो भी कैबिनेट में थे, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पूरी तरीके से यूपीए, कांग्रेस, एनसीपी का पर्दाफाश कर दिया है कि वो जो केस अमित शाह जी के ऊपर लगाया गया था पूरी तरीके से बेबुनियाद झूठा केस था. उन्होंने कोशिश की थी अमित शाह जी और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी पर प्रहार करके एक झूठे केस में उनको, क्योंकि उनको स्पष्ट दिखता था उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उनको स्पष्ट दिख रहा था कि अगले चुनाव में वो हारने जा रहे हैं, तो उस हार को बचने से वो कोशिश कर रहे थे मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर प्रहार करके. एक झूठा केस अमित शाह जी के ऊपर लगाया गया और कोर्ट ने अंत में उनको पूरी तरीके से बरी किया, पूरी तरीके से पर्दाफाश किया, और झूठे केस में शरद पवार जी उस साजिश के हिस्सा थे. और मैं शरद पवार जी से माफी मांगता हूं उनके षड्यंत्र के लिए. उनकी सरकार यूपीए कांग्रेस के साथ जो मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया था अमित शाह जी पे, अच्छा है उन्होंने वो उजागर करके याद दिलाया कैसे यूपीए में वो भी हिस्सा थे और उन्होंने अमित शाह जी के ऊपर ये षड्यंत्र किया. कोर्ट के निर्णय को पढ़ लीजिए आप. कोर्ट ने बताया कि षड्यंत्र बेबुनियाद था, पूरी तरीके से षड्यंत्र था अमित शाह जी के ऊपर. शरद पवार जी उस पार्टी के, उस सरकार के हिस्सा थे. 2+2 आप खुद कर सकते हैं. पवार साहब ने अवश्य देश से माफी मांगनी चाहिए इस झूठे इल्जाम के लिए.
अब वो पार्क्स की इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हम एक एक पार्क फाइनल करते हैं समय समय पे निकलेगी। पर एक पार्क जिसकी जानकारी हम सभी को है, प्रेस में सभी को मालूम है कि एक पार्क प्रपोज हुआ है महाराष्ट्र से, और मुझे पूरा विश्वास है उन 12 पार्क्स में महाराष्ट्र का पार्क भी शामिल होगा। सगळ्यांचा आभार। इंडेक्सेशन पे बात बड़े पैमाने पर अभी लागू नजर आती है। ये आपने अभी कैपिटल गेन का भी बात की। सर बात ऐसा है सर कि नाराजगी काफी दिखाई दे रही है और उस संदर्भ में निर्मला सीतारमण बात नहीं कर रही है। मैंने देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैंने उसका अभी आपके पास खुलासा किया। पहले दिन जब ये इंडेक्सेशन निकलेगी 12.5% होगा, लोगों के पास कोई कैलकुलेशन तो थी नहीं, तो पहले दिन काफी लोगों को अस्वस्थता थी, उनको समझ नहीं आया। अब 4 दिन में जो लोगों ने समझ लिया है पूरा बजट, और मैं तो स्वयं बाद में आप आ जाना, मेरी कैलकुलेशन दिखा दूंगा, सब फोन पे कैलकुलेशन के साथ आपको दिखा दूंगा। जैसे ही रिटर्न्स CAGR 10% से बढ़ जाते हैं तो इंडेक्सेशन का लाभ नहीं है, 12.5% लोअर टैक्स का लाभ है। क्यों? इंडेक्सेशन तो सिर्फ 4.5-5% जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से इंडेक्सेशन मिलती है। तो अगर किसी ने 2020 में कोई चीज खरीदी तो आज बेचे तो 24 साल में उसकी इंडेक्सेशन शायद 3 गुना 3.5 गुना होगी, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, वो 20-24 साल में शायद 10 गुना होगा। तो इंडेक्सेशन का लाभ कम है, और 7.5% इनकम टैक्स घटा है, 20 से 12.5 हुआ, उसका लाभ ज्यादा है। तो लगभग 75-80% केसेस में इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। और अब सिंप्लीफाई कितना हो गया, 12.5% सभी के लिए, रियल एस्टेट को भी 20% था, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे भी 20% था, उन सबको भी 12.5% होने से बड़ा लाभ होगा। और जो लोग 2, 4, 6 साल के अंदर अपना खरीदा हुआ सामान बेचते हैं उनको तो सबसे अधिक होगा, कि उनको इंडेक्सेशन का 4-5 साल का ही लाभ मिलता था, तो उनको बहुत कम लाभ मिलता था इंडेक्सेशन। तो कैलकुलेशंस के साथ मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 12.5% फ्लैट रेट और एक सिंपल टैक्स रेजीम का लाभ लगभग 75-80%, यानी 3/4, 3 out of 4 people will benefit more। ये प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन है। आज जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ रही है, शायद आगे आने वाले दिनों में तो 90-95% लोगों को ज्यादा लाभ 12.5% का होगा वर्सेस इंडेक्स। थैंक यू सो मच। मैं उद्धव, मुझे ध्यान नहीं था उनका जन्मदिन है, मेरे ऑफिस से भी नहीं बताया। मैं आपके माध्यम से उद्धव ठाकरे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी आयु दे और देश की सेवा में वो अपना भी योगदान देते रहे। थँक यू सो मच। फर्स्ट टाइम जिंकल्यानंतर आलेले आहेत व त्यांचं स्वागत प्रदेश कार्यालयामध्ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।